हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आधुनिक भारत के न्यू लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के संदर्भ में पंजाब, मैसूर और बंगाल आदि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने पूरी से पूरी कोशिश की है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। कब हुई थी? डेट के साथ भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसका डेट भी याद रखेंगे, 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जूनानाथ सरकार जो इतिहासकार था, ठीक है, जूनानाथ सरकार ने ये लिखा था इसके बारे में कि 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हुआ था। यानी कि जो 1757 का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हुआ था और आधुनिक भारत की शुभारंभ हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के बारे में लोग आगे बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल मैं आपको बस एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ कि हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर के युद्ध से था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो बंगाल का द्वैत शासन चला था 1765 से 1772। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि बंगाल के द्वैत शासन से क्या क्या प्रभावित हुआ था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहला पॉइंट तो ये कि द्वैत शासन व्यवस्था से कंपनी की आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो गई थी। और इस दौरान यानी कि जो 1765 से 1772 के दौरान, इस दौरान क्या हुआ था कि बंगाल और बिहार से करीब 3 करोड़ मालगुजारी के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ एक और पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव इसी के दौरान पड़ चुकी थी और बंगाल का नवाब जो था वो नाम मात्र का एक शासक रह गया था। और साथ ही साथ जो भी शासन की व्यवस्था थी, सारी बागडोर जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई थी द्वैत शासन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पॉइंट्स आपको जो कि याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि हैदराबाद का निजाम जो थे वो सबसे पहले 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो भी सहायक संधि थी उनको स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक बने थे। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन से संधि की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपको पता है कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई थी किसके तहत हुई थी? तो वो कौन सा था? तो मद्रास की संधि के तहत पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसको रोका गया था। सेकंड की बात करें तो सेकंड था मंगलौर की संधि और थर्ड जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डिटेल्स में, तो डोंट वरी। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था कि टीपू का जो आधा राज्य था वो अंग्रेज के हाथों में चला गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि टीपू का आधा राज्य जो था वो उनके हाथों से निकल गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और बात करें कि उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कर्नवालिस, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राज्य क्षय, हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य हड़प नीति जो थी या फिर व्यापगन सिद्धांत भी कहा जाता है, तो बताइए कि ये जो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने अगर ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया?
तो 1757 में डेफिनेटली आपको पता हो गया कि ऊपर में हम लोगों ने देखा था 1757 में जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, और ये किसके द्वारा हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा क्लाइव से पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो बताइए कि किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सबसे पहले तो आपने ऊपर में देखा था कि हैदराबाद के निज़ाम ने जो कि सबसे पहला भारतीय शासक बने थे जो कि सहायक संधि को स्वीकार किए थे। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी को छोड़कर बाकी सही होगा। हैदराबाद के निज़ाम ने भी हस्ताक्षर किया था, अवध के नवाब भी और मैसूर के राजा, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। हैदराबाद के निज़ाम ने कब किया था? ऊपर में देखा था 1798। मैसूर के बारे में बात करें तो मैसूर ने कब किया था? जो कि 1799 में, ठीक है। अवध के बारे में बात करें तो अवध ने 1801 में हस्ताक्षर किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। 1816 आप याद रखिएगा। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो एक क्वेश्चन तो और बन सकता है कि ये किनके शासनकाल में हुआ था, यानी कि उस समय जो लॉर्ड थे वो कौन थे? तो ये आप याद रख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस जी, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंगस का शासनकाल 1813 से 1823 तक था। तो उनके शासनकाल के ये बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये हुआ था सुगौली की संधि, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे? यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प नीति के अंतर्गत जो डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था उसके अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य जो थे वो कब्जे में गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि झांसी, नागपुर और ये आपका सतारा, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा था कि सबसे पहला कौन था? सतारा था, जो कि इसके अंतर्गत हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जे में गया था सतारा। और सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। 1848 में सबसे पहले यही जो कि कब्जे में गया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ओडियार कहाँ के शासक थे? जो ओडियार थे वो कहाँ के शासक थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओडियार जो थे वो शासक थे जो कि कह सकते हैं मैसूर रियासत के। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो बताइए कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो मैं आपको बता दूं कि द्वैध शासन नीति जो चलाया गया था, मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1765 से 1772 तक चलाया गया था। तो उसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बंगाल में द्वैध शासन का जनक अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन थे या फिर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो इनका नाम क्या था मैं आपको बताता हूँ। लियोनिस कार्टिस, ठीक है। लियोनिस कार्टिस को माना जाता है बंगाल में द्वैध शासन का जनक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला पॉइंट ये बनता है कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आज की इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 400 लाइक। प्लीज़ 400 लाइक इस वीडियो को लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 400 रखता हूँ, कंप्लीट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। देखिए प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अवध को, ठीक है। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह यानी जिसको हम लोग रंगीला बाबू के नाम से जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य का जो निर्माण हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अवध से याद रखिएगा। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो शहादत खां आप याद रख सकते हैं या फिर इन्हीं को कह सकते हैं बुरहान उल मुल्क, ठीक है। इन दोनों नामों को आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अवध आपको याद रखना है। अवध से रिलेटेड मैंने 2 पॉइंट्स बताए, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी थी या फिर किससे पढ़ी थी, ये आपको बताना है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पढ़ी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। आपको पता है कि इसी जो मैकाले के अनुसार ही भारत में यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या।
भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 62, ये आप याद रखेंगे। और 1856 से 62 के शासनकाल में, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1848 में जो स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति, उन्होंने यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनता है इनके शासनकाल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा? मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और उसके बाद क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? जो प्लासी का युद्ध हुआ यानी कि 1757 में जो युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि बी। ठीक है, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आलमगीर द्वितीय किसका नाम था? ठीक है, आलमगीर द्वितीय किसे कहते थे? तो अजीजुद्दीन को कहते थे। अब बात करते हैं कि ये था कौन, तो ध्यान रखेंगे ये लंपट मूर्ख कहे जाने वाले यानी कि जहांदार शाह के पुत्र थे। ठीक है, जहांदार शाह का जो कह सकते हैं उनका लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बात करेंगे आलमगीर द्वितीय के नाम से अजीजुद्दीन को जाना जाता है और सिर्फ आलमगीर की उपाधि किससे मिली थी? तो औरंगजेब को मिली थी, याद रखेंगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1759 ईस्वी में हुई थी। तो यानी कह सकते हैं कि 1757 के अंतर्गत इन्हीं का शासनकाल था और ये मुगल सम्राट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि बक्सर का युद्ध सबसे प्रमुख कारण क्या था? यानी कि बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो बताइए कि ब्लैक होल की घटना जो थी किसके काल में हुई थी, यानी कि किसके समय में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला के काल में हुई थी 20 जून 1756। ठीक है, 20 जून 1756 की रात को क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने करीब 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और अगली सुबह उसमें से करीब 123 जो लोग थे वो मृत्यु घोषित हो गए थे, यानी कि मर चुके थे। और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना मानी जाती है और ये जो घटना हुआ था कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलबाई की संधि के द्वारा। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आपको जाननी है। पहली बात कि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कितने हुए थे? तो टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1775 से 82 तक। इस डेट को आप याद रखिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड कब हुआ था? 1803। ठीक है, 1803 से 1805। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंतर्गत जब हुआ था ये हुआ था 1817 से 18 के अंतर्गत। तो ये तीनों आप याद रखना है। 1775 से 82 पहला और ये जो हुआ था 1782 में सलबाई की संधि के तहत समाप्त हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है। अगर पूछ ले कि किसके समय में हुआ था तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही अगर बात करें सेकंड की 1803 से 1805 के समय किसका शासनकाल था, तो उस समय आप याद रख सकते हैं जो कि लॉर्ड वेलेस्ली, आप याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। और यहाँ पे बात करें 1817 से 1818, तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि 1813 से 1823 तक चूँकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था, तो तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? तो
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में द्वैत शासन कब से स्टार्ट हुआ था? 1765 से 72। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये इलाहाबाद के संधि के तहत। देखिए हुआ क्या था कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जब जो शाह आलम द्वितीय हारा, तो उस वक्त शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी। पहली संधि की बात करें तो पहला संधि हुआ था जो कि 12 अगस्त जो कि 65 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765। और जो सेकंड संधि हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 1765। ठीक है, 1765। तो 12 अगस्त को क्या हुआ था कि 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी उसके तहत जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। उसके बदले में अंग्रेजों ने उनको 26 लाख रुपए वार्षिक, जो कि कह सकते हैं कि वार्षिक देने की घोषणा भी की थी। तो कुल मिलाकर हम ये देखें तो उस वक्त संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। ऑप्शन सी आपको टिक करके आगे बढ़ना है और दोनों संधि आपको डेट याद रखनी है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण क्या था? जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो उसमें प्रमुख कारण क्या था? इसके पराजय होने का प्रमुख कारण था क्लाइव की कूटनीति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे कि बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मंसद खोने का कारण क्या था? अपनी मंसद खोने का कारण क्या था? तो आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। ठीक है, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको पता है कि इनके सेनापति जो थे कौन थे? तो मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र ने इनके साथ विश्वासघात भी किया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने इनके साथ विश्वासघात किया और सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को जो कि बंगाल का नवाब बना दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? यानी ये जो संधि हुआ था वो प्लासी के युद्ध के पहले हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध तो 23 जून 1757 को हुआ था, तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया तो याद रखिएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाजिद अली शाह। ठीक है, देखिए वाजिद अली शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1847 से लेकर के 1856। इस डेट को देखने से थोड़ा सा आपको ध्यान आना चाहिए कि डलहौजी का शासनकाल भी कुछ इन्हीं के शासनकाल से मिलता जुलता है, 1848 से 1856 तक। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डलहौजी के समय में इन्होंने ही 1854 में, ठीक है, डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट इनको सौंपी और जिसके आधार पर, यानी कि जिसको आधार बनाकर कि कुशासन का आरोप इन पर लगाया गया और साथ ही साथ जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने 4 फरवरी 1856 को अवध को हड़प लिया था। तो हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन देखा था कि कुशासन के आधार पर किसको कुशासन के आधार पर किसको अंग्रेज़ों ने अपने जो कि अब कब्जे में किया था, तो बस यही क्वेश्चन था कि अवध को। ठीक है, बस मैंने आपको जो यहाँ पे फैक्ट बताया उसी के तहत, तो 4 फरवरी 1856 को अवध को हड़प लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है और इस तरह से कह सकते हैं कि अवध का अंतिम नवाब जो हुआ वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन यहाँ पे मिलाया गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और मैंने आपको बताया कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो समय था वो 1803 से 1805 था
और 1803 से 1805 के अंतर्गत जिसका शासन था वो था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 था, ठीक है। लॉर्ड करने वाले से यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल में ही सहायक संधि जो कि प्रणाली उन्होंने स्टार्ट किया था 1798 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आपको पता है 1829 में 17वें जो कि रेगुलेशन एक्ट, ये आप कह सकते हैं रेगुलेशन, यहाँ पे मैंने कि धारा के तहत 17वीं जो धारा थे उसके तहत इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, आप सभी को ये पता होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ करके सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यानी कि आपको पता है कि 1858 उस समय चूँकि शासनकाल था इन्हीं का, लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था कुशासन के आधार पर? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति थी, उसमें मिलाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। 1831 ईस्वी में, ठीक है, 1831 ईस्वी की ये बात है। उस वक्त 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में। डायरेक्ट भी पूछा जाएगा कि 22 अक्टूबर 1764। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिंडीगुल नाम है, तो बताइए कि डिंडीगुल जो नाम है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि तमिलनाडु में एक नगर, ठीक है, तमिलनाडु में एक नगर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बारे में लोग आगे भी देखेंगे डिंडीगुल के बारे में, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि इसका ईस्वी क्या था? 1784। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और 1784 में किसका शासन आप कह सकते हैं? वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चूड़ामन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूरजमल को, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी जो थे वो सिराजुद्दौला थे, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से यहाँ पे मैच करेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का जो अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756 में, बिल्कुल करेक्ट है। और कालकोठरी का जो त्रासदी हुआ था, यानी कि जिसको ब्लैक होल की घटना हम लोगों ने ऊपर में देखा था, 20 जून 1756, ये भी करेक्ट है। अलीनगर की संधि हम लोगों ने ऊपर में देख लिया है कि अलीनगर की जो संधि हुई थी 9 फरवरी, यानी कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध आप यहाँ पे देख ही चुके, कई बार देख लिया हम लोगों ने, 23 जून 1757, यानी कि सभी के सभी साथ एक साथ मैच किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 काफ़ी अच्छे तरीके से मैच किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो
तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि डिंडीगुल एक नगर है तमिलनाडु का, तो वहाँ पे ये क्यों उपस्थित था, तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु में एक जिला है और जिले में वो ये कि डिंडीगुल नाम का एक जो कि नगर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच कर रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए हम एक एक करके क्लियर कर लेते हैं, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको किसी भी तरह से याद रखेंगे, वीवीआई एकदम मान करके चलिए। ठीक है, ये हुआ, या फिर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन तीनों को और इस तीनों को याद रखना है कि इनका ईस्वी क्या है। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69, और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक, जो कि मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। साथ ही साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ये तीनों के तीनों आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि मद्रास के संधि के तहत जो कि गवर्नर कौन थे, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड वेरेलास्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेलास्ट। साथ ही अगर मंगलौर की संधि के तहत अगर आपसे पूछ ले कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत कौन थे, तो लॉर्ड कर्नवालिस। और जो चौथी हुई थी, ठीक है, चौथा हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एक साथ मैच किए गए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 2 3 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कि कह सकते हैं कि 80 से 84 जो हमारा था सेकंड था, तो सेकंड था यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए मैंने आपको ऊपर में सब चीज़ बता दिया एक एक करके, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली कर लेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैंने आपको बताया कि वारन हेस्टिंगस था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पहले कौन थे, तो लॉर्ड वेरेलास्ट, सेकेंड में हेस्टिंगस, थर्ड में कर्नवालिस और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जो कि जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगवाया था, किसने लगवाया था, तो टीपू सुल्तान ने ही लगवाया था। यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये जो युक्ति थी ये किसकी थी, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जीना जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने ही ये बात कही थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। यानी कि आपको ये बताना है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, जिनको हम लोग महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं, तो रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के पश्चात उनके नाम के आगे महाराजा की उपाधि लगी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। ठीक है, लाहौर पर इन्होंने कब अधिकार किया था, तो 1799 में, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि महाराजा की उपाधि किसने दी थी। देखिए कभी कभी इनके सामने ये डायरेक्ट पूछा कि राजा की उपाधि किसने दी थी, और कहीं कहीं महाराजा लिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही था। तो जमान शाह ने रणजीत सिंह को ये उपाधि दी थी, राजा की उपाधि या फिर महाराजा की उपाधि। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई। यानी कि अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809, जो कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो उसमें आपको बताना कि किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच एक सीमा निर्धारित की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि हुई कब थी, तो 1809 आप याद रखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, लाहौर की संधि 1886, भैरववाल की संधि 1886 46 है ना, सॉरी 46 है, और पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में जो विलय हुआ था 1849, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पंजाब का अंग्रेजी राज्य में जो विलय हुआ था 1849 में हुआ था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। तो यहाँ पे बात क्या करें कि सहायक संधि के संबंध में, तो सहायक संधि स्टार्ट किसने किया था, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका संबंध जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ था। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे माना जाता है। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डुप्ले। ठीक है, डुप्ले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, और यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए बात करते हैं एक एक करके। तो पहला अगर पॉइंट देखें तो पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो पिंडारियों का दमन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा लॉर्ड हेस्टिंगस के साथ। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस के साथ, यानी कि यहाँ पे इसका फर्स्ट का बी के साथ मैच होगा। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ए का 2, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। एक एक करके और भी देख लेते हैं। तो कि प्रथम आंग्ल जो वर्मा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड आर्मसहर्स्ट कहते हैं, तो आर्मसहर्स्ट इस चीज़ को याद रखेंगे। ठगों का दमन किसने किया था, तो आपको पता है कि सती प्रथा का दमन और ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप 3 और 4 दोनों में से किसी को टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 4 मैच कर रहा है, यानी कि सी का 3 के साथ मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकाले की शिक्षा का नीति जो संबंध था, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग में, तो ये भी आप याद रखेंगे। 3 सी का भी 3 होगा और डी का भी यहाँ पे 4 बेंटिंग मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करेंगे बिना किसी दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अब 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे आप कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। इन दोनों का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 53 क्वेश्चंस देखा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करीब करीब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम आधुनिक भारत के और भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम हर वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।